नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान और आज बात कर्नाटक की सियासी लड़ाई की, जो कि अब अदालत की चौखट पर पहुंच चुकी है। कर्नाटक में सियासी खींचतान के बीच बीजेपी नेता बीएस येदियुरप्पा ने गुरुवार सुबह 9 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। वो तीसरी बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस जेडीएस की अर्जी पर सुनवाई करते हुए बीएस येदियुरप्पा की शपथ पर रोक लगाने से इनकार किया। साथ ही भाजपा के बीएस येदियुरप्पा को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने को कहा। इस मामले पर शुक्रवार सुबह 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई होनी है। साथ ही कोर्ट ने भाजपा से वो कागजात पेश करने के लिए कहा जो उन्होंने राज्यपाल को सौंपे हैं। इसके अलावा कोर्ट ने कांग्रेस जेडीएस की अर्जी पर कर्नाटक सरकार और येदियुरप्पा को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। आपको बता दें कि भाजपा के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार बीएस येदियुरप्पा को शपथ लेने से रोकने के लिए कांग्रेस और जेडीएस ने बुधवार को रात 9 बजे करीब सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की थी और तुरंत सुनवाई की अपील की थी, जिसके बाद देर रात चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने अर्जी स्वीकार करते हुए 3 जजों जस्टिस ए.के. सीकरी, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस बोबडे की बेंच गठित कर सुनवाई का आदेश दिया था। आज अपने कार्यक्रम में समझेंगे कि फिलहाल राजभवन के बाद जो मसला कोर्ट की चौखट तक पहुंचा है, ऐसा क्यों है, कानूनी प्रावधान क्या इशारा कर रहे हैं और किस आधार पर कोर्ट तक ये मामला ले जाया गया है। संविधान राजभवन को या फिर राज्यपाल को क्या अधिकार देते हैं और किस तरीके से उनका इस्तेमाल हुआ है। पुरानी परंपराएं और फैसले ऐसे मसलों पर क्या इशारा करते हैं। हमारे साथ हैं एन झा साहब, पूर्व उपराज्यपाल। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। सत्य प्रकाश हमारे साथ हैं, लीगल एडिटर द ट्रिब्यून से। स्वागत है सत्य आपका। विराग गुप्ता हैं, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट से। विराग, आपका भी स्वागत है। शुरुआत मैं करना चाहूंगा झा सर आपसे, जिस तरीके से कर्नाटक का ये पूरा मामला सामने आया, संख्या बल और राजभवन ने जो बुलाया और शपथ दिलाई, क्या इस वक्त संवैधानिक अधिकारों के लिहाज से देखा जाए तो जो कुछ हुआ, राजभवन का आदेश या उनका बुलावा, उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, 2-3 बातें हैं इसके मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। एक तो ऐसा है कि आपको याद होगा कि 1996 में वाजपेयी सरकार बनी थी 13 दिन के लिए। तो उस समय भी राज्यपाल ने उनको सबसे लार्जेस्ट सिंगल पार्टी थी, तो उनको बुलाया था वो सरकार बनाने के लिए। और राज्यपाल उस समय अपने कांग्रेस गवर्नमेंट का पार्टी थे। खैर वो गवर्नमेंट, और उस समय उनकी मेजॉरिटी बहुमत जो थी, अभी ये कर्नाटका से भी कम थी। कर्नाटका में तो 8-10 का फर्क था, लेकिन वहाँ उस समय ज़्यादा था। एक तो ये बात है। दूसरी बात यह है कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, अगर कोई, ये एक मॉरल इशू है, लेकिन इस पर भी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, मुझे पूरा विश्वास से सोचा होगा कि अगर कोई एक सरकार 5 वर्ष पूरा कर चुकी है, जी हाँ, ठीक है ना जी, और वो उसे फिर दोबारा जो वोटिंग होता है उसमें वो उसे बहुमत नहीं मिलती है और वो अपोजिशन में बैठना पड़ता है उन्हें। इसका मतलब है कि आपको जनता ने जनता ये नहीं चाहती है कि आप फिर सत्ता में आए 5 वर्ष के लिए। अच्छा, दूसरी तरफ ये है कि अगर वो मिल करके किसी और गुट के साथ मिला करके और नंबर्स पूरे हो जाते हैं, तब वो सत्ता माना चाहे। तो ये भी एक है, इसमें कहीं शायद बम्बई वाले में है कि बहुमत जिसे बहुमत होती है वो सरकार बनाता है। लेकिन वो था इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वो जो आर्टिकल 356, धारा 356 के मामले में, जहाँ तक मेरा अनुमान है। लेकिन उससे पहले एक और सरकारिया कमीशन ने एक रिपोर्ट जारी की थी कुछ वर्ष पहले, कुछ 1-2 दशक पहले। उसमें ये साफ साफ लिखा था कि जो प्री पोल अलायंस जो है, जो चुनाव के पहले जो पार्टियां गठबंधन बनाती हैं, हाँ, उन्हें पहले बुलाया जाता है। पोस्ट पोल का कोई इस पर जिक्र नहीं है, कोई चर्चा नहीं है उसकी। ये मैं 2-3 पॉइंट में आपको सामने पेश करना चाहता। ये मॉरल इशू जो है और ये थोड़ा बहुत जो कानूनी है, और ये जो और एक और बात होगा, मैं बाद में बताऊंगा। पहले आप जी, मैं आप और लोगों से पूछ लीजिए क्या राय है। मैं लौटूंगा आपके पास सर। विराग, जो बात जैसा आप कह रहे हैं, संवैधानिक लिहाज से राजभवन या राज्यपाल, इस स्थिति में जबकि बहुमत किसी के पास ना हो, क्या हमारा संविधान कहता है और जो राइट्स हैं, जो अधिकार राजभवन के पास हैं, वो क्या कहते हैं? संविधान के अनुसार तो राज्यपाल को पूर्ण विवेक है कि वो विवेक सम्मत निर्णय लें। 2 पैरामीटर्स हैं। पहला पैरामीटर ये है कि गवर्नमेंट स्टेबल होनी चाहिए
और दूसरे नंबर पर उनको तुरंत निर्णय लेना चाहिए जिससे कि जनता द्वारा चुनी गई सरकार कार्यभार ग्रहण करे और राज्यपाल के हाथों में बहुत दिनों तक शासन नहीं रहे। 4 मोटे तौर पे कॉम्बिनेशंस दिए गए हैं, जो कि बुम्बई केस में हो या सरकारिया कमीशन में हो या उसके बाद जो रामेश्वर प्रसाद जजमेंट हो या जितने में भी हो। 4 कॉम्बिनेशन ये हैं कि पहला कॉम्बिनेशन ये है कि अगर किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिल गया है तब तो राज्यपाल के पास कोई विवेक का इस्तेमाल का सवाल ही नहीं उठता, उसको उनको बुलाना ही चाहिए। दूसरे नंबर पर अगर चुनाव पूर्व कोई गठबंधन है और उस गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिल गया है तो उस गठबंधन को बुलाना चाहिए। तीसरे नंबर पर जो सबसे बड़ी पार्टी है पर जिसके पास बहुमत नहीं है और अगर वो बहुमत सिद्ध करने के लिए बोल रही है तब उसको बुलाना चाहिए। चौथे नंबर पर जो चुनाव के बाद अगर कोई गठबंधन बना है उसको बुलाना चाहिए। और आखिरी रिजॉर्ट ये है कि जहाँ पर कोई बाहर से समर्थन देने की बात कर रहा है उस कॉम्बिनेशन को बुलाना चाहिए। पर इन 5 कॉम्बिनेशन का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू ये है कि उन्हें मोटे तौर पे ये साबित करना पड़ेगा कि उनके पास बहुमत है, कागजी तौर पर साबित करना पड़ेगा और उसका फिर फैसला फ्लोर ऑफ द हाउस में होना पड़ेगा। कागजी तौर का मतलब क्या है? क्या साइन दस्तखत के साथ वो लेटर या फिर नाम या फिर परेड? देखिए ये सारी चीज़ें यहाँ पर फिर एक अलग अपने किस्म के एक अपने विवेक आ जाते हैं कि वो अगर ये बताएं कि जैसे अब यहाँ पर एक थोड़ा सा एक बहुत बड़ा विवाद ये हो रहा है कि येदियुरप्पा ने जब उन्होंने क्लेम किया अपने सरकार बनाने के लिए, उस समय तक वो भाजपा के विधायक दल के नेता नहीं चुने गए थे। तो विधायक दल का नेता चुने जाने से पहले उन्होंने वो चिट्ठी कैसे लिख दिया? ये सवाल है। क्या उनके पास भाजपा के विधायक दल को समर्थन था कि नहीं था? तो मुझे लग रहा है जैसे अब जनता दल एस और जेडीएस और कांग्रेस दोनों ने जब पत्र दिया तो चूंकि विधायक शपथ ग्रहण करने से पहले उनका कोई कानूनी अस्तित्व नहीं रहता है, इसलिए अगर अध्यक्षों ने चिट्ठी लिख दिया वो काफ़ी रहता है कि हमारे पास कांग्रेस प्लस जेडीएस के पास समर्थन है। अगर कोई आदमी बोलता है कि मैं इतने निर्दलीयों के साथ ले रहा हूं, तो अगर वो बोलता है कि इतने इतने लोगों का है, भले ही हस्ताक्षर नहीं हो पर मोटे तौर पे तो उनको बताना ही चाहिए कि मेरे पास इस तरीके से मैं बहुमत हासिल कर पाऊंगा, ये लोग हैं। अगर उसमें से गवर्नर को लगता है कि इन लोगों का विरोधाभास है, ये नाम कॉमन है, उनकी लिस्ट में भी है और इनकी लिस्ट में है, तो फिर मांग सकते हैं कि आप उसमें मुझे इन लोगों के हस्ताक्षर या मुझे अधिकृत तौर पे बताइए कि इनका समर्थन आपको हासिल है कि नहीं है। पर इन सब चीज़ों का लक्ष्य सिर्फ एक है, जल्दी सरकार और स्थिर सरकार। और तीसरे नंबर पर किसी प्रकार की हॉर्स ट्रेडिंग और जो भ्रष्टाचार है और जो दल बदल है उसको रोकने की कोशिश। सत्या, तो इस मामले पर विवाद कोर्ट तक पहुंचा क्यों? क्या राजभवन की ओर से जो प्रयास किए गए और जिस रास्ते को अख्तियार किया गया, इस रास्ते पर कदम बढ़ाया गया, संवैधानिक लिहाज से वो तमाम चीज़ें फॉलो की गई जो उनके अधिकार क्षेत्र में आती हैं? देखिए, संविधान में जो कुछ लिखा हुआ है उसमें ये सब चीज़ें जो इन्होंने बताई है वो सब कुछ नहीं है। ये सब चीज़ें कन्वेंशन और कुछ सरकारिया कमीशन विच डज नॉट हैव एनी लीगल फोर्स, एक कमीशन बनी थी, उनके रिकमेंडेशंस थे, और कुछ जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं, चाहे वो रामेश्वर ठाकुर हों या एसआर बोम्मई हो, दोनों राष्ट्रपति शासन लागू होने के संदर्भ में वो फैसले हैं। वो सीधे सीधे आर्टिकल 163 पे वो फैसले नहीं हैं। देखिए, जो दिक्कत है वो ये है कि संविधान को लोग लीगल डॉक्यूमेंट मान के बैठते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन इज ए पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट। दूसरी दिक्कत यह है कि संविधान बनाने वालों ने जितनी कहें कि मेहनत से बनाई थी और जितना उसमें दिमाग लगाया था, उतना दिमाग जो उसको इंटरप्रेट करने वाले हैं उनके पास नहीं है। तीसरी बात यह है कि अक्सर जो अभी जो आसपास में चीज़ें हो रही हैं अभी करंट सिनारियो में, उससे हम इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो इंटेंट है और जो बनाने वालों ने जिस पर्पस के लिए बनाया था वो पीछे रह जाता है, हम कुछ और कर रहे हैं। देखिए, आर्टिकल 163 इज़ वेरी क्लियर। 163 क्लॉज 2 में जो गवर्नर, क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2 दोनों अगर पढ़ें तो गवर्नर को जो डिस्क्रिप्शन है वो यह है कि सिंपल गवर्नर विल अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर। एक दूसरा, जो बाकी मंत्री हैं वो चीफ मिनिस्टर की सलाह पे गवर्नर साहब अपॉइंट करेंगे। ये 2 चीज़ें हैं। तीसरी चीज़ ये है कि ऐसे मामले जिनमें उनको मंत्रिपरिषद की सलाह पे काम नहीं करना है, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन पे काम करना है, उन मामलों में कोई भी उन पे कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता है। और आगे 361 है, आर्टिकल 361, जिसमें यह है कि राष्ट्रपति महोदय या गवर्नर साहब जो भी डिसीजन लेते हैं डिस्क्रिप्शन में, उसके लिए उन पे कोई मुकदमा नहीं चलेगा और कहीं पे उनको आप घसीट नहीं सकते हैं। अभी जो कुछ हो रहा है, जो आर्टिकल 163 क्लॉज 2 1 और 2 का जो मूल भावना है उससे बिल्कुल इतर हो रहा है। यह अलग चीज़ है कि जो गवर्नर 50 के दशक से भी इस तरह की बात शुरू हो गई थी। बहुत सारे ऐसे मामले हुए हैं, चाहे 163 का मामला हो
जो अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट गवर्नर साहब चीफ मिनिस्टर को, और आर्टिकल 356 का मामला है जिसमें गवर्नर साहब की रिपोर्ट पे राष्ट्रपति शासन लागू होता है। इन दोनों ही मामलों में ऐसे दर्जनों मामले हैं जहां गवर्नर साहब ने अलग अलग दलों के समय में अलग अलग राज्यों में गवर्नर साहब ने अपने विवेकाधिकार का दुरुपयोग किया है, और यही वो कारण है जिसकी वजह से ये सारे मामले अदालतों में जाने लगे हैं। और विवेकाधिकार उनको होना चाहिए, कितना होना चाहिए, किस तरह से उसका इस्तेमाल होना चाहिए, इन सब को लेके उसका जुडिशियल पैरामीटर तय करने की बात होने लगी। लेकिन यही मेरा मानना है कि जो विवेकाधिकार गवर्नर साहब को दिया गया है, सी इट्स अबाउट अ पॉलिटिकल प्रोसेस, और ये पॉलिटिकल प्रोसेस किस तरह से प्ले आउट करेगा ग्राउंड पे, ये चीज़ें अदालतों में तय नहीं हो सकती हैं। बेशक कि एकदम से खुले तौर पे जिसको कहते हैं कि खरीद फरोख्त विधायकों की नहीं होनी चाहिए, सांसदों की, ये गलत है और इसको रोकने की कोशिश होनी चाहिए। इसकी जिम्मेदारी गवर्नर साहब पे भी है और पूरी व्यवस्था पे है। लेकिन ये कि गवर्नर किसको इनवाइट करेंगे, कितने बजे करेंगे, ये सारी चीज़ें अदालतों में तय नहीं हो सकती हैं। अदालतों को ये समझ लेना चाहिए कि देयर इज़ अ लिमिट टू जुडिशियल एक्टिविज्म। आई एम कंप्लीटली अगेंस्ट इट। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली आप अदालत में क्या कर लेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि हम फिर कल सुनवाई करेंगे, और ये कि जो कुछ भी हो रहा है बेंगलोर में, वो इट विल बी सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम ऑफ द प्रोसीडिंग में आप क्या कर लेंगे भाई? मैं असल में जब अदालत की चौखट तक ये मामला पहुंचा है, अदालत क्या किसी भी ओथ सेरेमनी को रोक सकता है? नहीं रोक दूसरा सकता। पॉइंट कि क्या अदालत डायरेक्टिव दे सकता है कि फ्लोर पर बहुमत के बजाय कहीं और साबित किया जाए, जो कि प्रोगेटिव राज्यपाल का है या स्पीकर का वहां पर दिखता है? इन पर कानूनी राय अलग हो सकती है, लेकिन संवैधानिक जो अधिकार हैं वो सुपरसीड किसको करते हैं? देखिए 163 जो है धारा, वो बिल्कुल साफ है। जो भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप इट विल बी सब्जेक्ट टू आउटकम, सब्जेक्ट टू, मेरी समझ में नहीं आया, क्योंकि इट हैज़ टू बी सब्जेक्ट टू द रिजल्ट ऑफ द फ्लोर टेस्ट। It cannot be subject to a Supreme Court verdict. और Supreme Court verdict cannot be anything except कि आप floor test कराइए। The only thing I can see or foresee the Supreme Court can do or should do, अगर लगता है कि डिस्क्रिप्शन सही ढंग से इस्तेमाल नहीं हो सकता है, और अगर लगता है कि जो संवैधानिक मर्यादा है उसका उल्लंघन हो रहा है, उसके कारण हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, तो सिर्फ इतना कर सकते हैं। और इसके लिए अलग अलग केस में नहीं जाना। मैं कह रहा हूँ कि किसी एक केस में आप रूलिंग दे दीजिए कि जहाँ कहीं भी इस तरह का होगा 1 हफ्ते या 10 दिन में ये किया जाएगा, जो एक तो सीधे तौर पे ये सब कुछ साफ हो जाएगा। लेकिन इसके बावजूद मेरा मानना है कि जो गवर्नर का जो डिस्क्रिप्शन है उसको बेवजह से विवादों में नहीं लाया जाना चाहिए। आप मैं कह रहा हूं कि आज सरकार बन गई येदियुरप्पा साहब की, अगर उनके पास बहुमत नहीं है, अगले 15 दिन का समय दिया है या कहीं 10 दिन का हो, 5 दिन का, जो भी हो, जब भी फ्लोर टेस्ट होगा, अगर जीत जाते हैं तो ठीक है, नहीं जीतते हैं तो अगली सरकार बनेगी जिसके पास भी। ये चीजें अदालतें तय नहीं कर सकती। इट हैज टू बी टेस्टेड ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। विराग, नहीं, इसमें देखिए 2-3 इसमें महत्वपूर्ण बातें, जैसा आपने बोला सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप कैसे करेगा। अभी आप जो देर रात सुनवाई हुई है, अगर उसको ऑर्डर देखें, उस ऑर्डर में कहीं कुछ भी नहीं लिखा हो जहाँ पर हस्तक्षेप है। उन्होंने सिर्फ एक चीज़ मांगी है कि जो उन्होंने गवर्नर ने अपने पत्र में जिसमें आमंत्रण दिया है सीएम बनने के लिए, शपथ ग्रहण करने के लिए, उसमें 2 चिट्ठियों का जिक्र है। एक चिट्ठी का जिक्र है 15 मई की और एक चिट्ठी का जिक्र है 16 मई की। उन्होंने बोला इन दोनों चिट्ठियों को हमारे सामने पेश किया जाए। उस चिट्ठियों में क्या किसी प्रकार के बहुमत का जिक्र है कि किस प्रकार से बहुमत का निर्धारण होगा? यहाँ पर स्थिति इसलिए पेचीदा है, बहुत ज़्यादा पेचीदा है कि अगर 2 दलों ने पहले से चिट्ठी दे रखी है, बाद में चिट्ठी दे रखी है, उसके बाद क्या उनके पास बहुमत के लिए अपेक्षित विधायक बचते हैं क्या? और अगर उस दलों से विधायक टूटते हैं और अगर वो शपथ लेने से पहले टूटते हैं तो क्या उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है? क्योंकि शपथ लेने के बाद ही डिस्क्वालिफिकेशन चालू होती है। तो लेकिन उनको सर्टिफिकेट मिल गया है कि वो चुनाव अधिकारी ने उनको सर्टिफिकेट दे दिया है कि आप एमएलए हैं। शपथ लेने के पहले अगर डिस्क्वालीफाई नहीं हो सकते हैं तो क्या वो समर्थन का पत्र दे सकते हैं? इस प्रकार के नए नए सवाल पैदा होते हैं, पैदा होते रहेंगे। मैं इनसे सहमत हूं कि अदालतों के इन मामलों में नहीं जाना चाहिए, लेकिन अदालतें अगर ऐसे सैकड़ों मामले में जा चुकी हैं तो इस मामले में उनको जाना ही चाहिए, जाना ही पड़ेगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि चूंकि शपथ ग्रहण हो गया है, अब सिर्फ एक बात ही आएगी, वो ये बात ही आएगी कि 2 हफ्ते के समय को कम करके वो 3 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ते के भीतर फ्लोर टेस्ट के बारे में आदेश दे सकते हैं, जिससे कि जो खरीद फरोख्त का जो सिलसिला आरोप हैं, उन आरोपों पे एक किस्म से अंकुश लगाया जा सके। सत्य, आपका साहब से पहले झा साहब कुछ कहना। झा साहब, जो बात कही इस वक्त विराग ने, उस पर मैं चाहूँगा आपका रिएक्शन कि असल में
जो अधिकार क्षेत्र है क्या उससे बाहर जाकर मामले कोर्ट पर पहुंच रहे हैं, जैसा कि सत्या कह रहे हैं? और दूसरा ये, क्योंकि शपथ नहीं ली है, कई सारे ग्रे एरिया हैं जहां पर अभी भी कुछ क्लैरिटी नहीं है, उसी के चलते ऐसे मसले या फिर कर्नाटक का ये पूरा मसला कोर्ट की चौखट पर है। देखिए, जहाँ तक वो उन्होंने अपने एक साथी ने कहा अभी थोड़ी देर पहले कि वो येदियुरप्पा जी ये फ्लोर टेस्ट के लिए वो मांग कर रहे थे, या वो कह रहे थे कि उनके पास बहुमत है और वो चाहते थे कि राज्य सिक्योरिटी होने के कारण उन्हें सरकार बनाने के लिए बुलाई जाए, निमंत्रण दिया जाए। तो ये शायद कह दिया वो स्वेरिंग इन के पहले। तो ये छोटी बात है, क्योंकि एक तरह से क्योंकि टेक्निकल बात है, लेकिन इस पर पॉलिटिकल कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनके जो नेता हैं अमित शाह, प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी, और मोदी जी भी सब ने चर्चा कर ली थी, घोषणा कर दी थी कि यही बनेंगे मुख्यमंत्री। तो उस पर मैं ज़्यादा जोर नहीं डालूंगा, लेकिन मैं ये मॉरल डायमेंशन पर फिर से जोर डालना चाहता हूँ कि जो पार्टी सत्ता में रह चुकी है 5 वर्ष 2 वर्ष जो भी हो, जैसा भी हो, और वो उसको बहुमत नहीं मिलती है, तो मतलब उसे अधिकार नहीं है सत्ता में आने का फिर कम से कम 5 वर्ष के लिए, जब तक कि अगली सरकार रहती है। ये भी एक मॉरल इशू है, इसमें कोई लीगल पॉइंट नहीं है, लेकिन मॉरल इशू है। इससे अगर ये मॉरल इशू मान लिया जाए तो आइंदे भविष्य में भी इतना नामो नुकसान नहीं होगा। लेकिन सर इतनी वो मोरल इशू तो नाराजगी नहीं होगी लोगों के बीच में कि क्यों। अगर सर इस केस को देखें तो मोरल इशू तो बचता ही नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी, उसके पास भी संख्या कम है, सरकार अगर बनाएगी तो जाहिर है तोड़फोड़ होगी। दूसरी 2 पार्टियां जो कि चुनाव एक दूसरे के खिलाफ लड़ी, 42 सीटों पर एक दूसरे के खिलाफ चुनाव हारी या जीती दोनों पार्टियां, वो भी एक साथ खड़ी होती हैं, तो मोरल ग्राउंड नहीं हो सकता, क्योंकि वो फिर उस मतदाता को क्या कहेंगे जिन 42 सीटों पर उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ा। सवाल लीगलिटी का ही है कि क्या कानूनी तौर पर संवैधानिक अधिकारों का कहीं अतिरेक हो रहा है, और ऐसा क्या है जिसके चलते राज्यपाल राजभवन के अधिकार को चुनौती कोर्ट में दी जा रही है? देखिए, मैं ये कर रहा हूं कि एक तरह से कि वो मॉरल इशू जो सरकार, जो गवर्नर को हर एक प्रत्येक तरह के बिंदु को अपने ध्यान में रखना पड़ता है। मॉरल इशू पर पहले उसे बुलाया जाए, और जैसे आपने कहा और उन्होंने कहा वो सही बात है। वाजपेयी जी के समय में ऐसा हुआ, 13 दिन में वो रिजाइन करके इस्तीफा दे दिया, क्योंकि उन्होंने सीधा देखा कि नहीं बन सकता है। तो ये या तो इस्तीफा दे देंगे या हराए जाएंगे, उसके बाद दूसरी कॉम्बिनेशन आए। शायद यही पार्टी जो लार्जेस्ट सिंगल पार्टी है वो कुछ बना सकती है, वो नंबर 3 पार्टी के साथ, और फिर आ सकती है सत्ता में। तो ये सब सोचा जा सकता है, लेकिन हर एक बिंदु को, हर एक पॉइंट को जो आने वाला है, जो उठेगा भविष्य में, उस पर तो ध्यान नहीं दे सकता है कॉन्स्टिट्यूशन। हर एक बिंदु का अपना वो त्याग हो, अपना। लेकिन सर इस केस में समाधान क्या होता है, क्या चीजें कोर्ट में तय हो सकती हैं, या फिर जब मामला बहुमत का है या फिर किसी पार्टी को कॉल करने का है, अब वहां पर जो विकल्प हैं वो फ्लोर ऑफ हाउस पे होगा, यानी कि विधानसभा के फ्लोर पर तय होना चाहिए, वहीं पर तय होगा? जी, वहीं पर होगा, 15 दिन के अंदर होगा। यदि अच्छा, इसमें हो सकता है कि कुछ लोग जो बाकी 2 पार्टियों में हैं, कांग्रेस में और जेडीएस में, शायद वो आना चाहें बहुमत वाली पार्टी में, क्योंकि एक बात शायद कहना भूल गए हैं, ये बार बार उनके दिमाग में हो कि हमें फिर चुनाव लड़ना होगा, गवर्नर रूल आ जाएगा, शायद प्रेसिडेंट रूल आ जाएगा, फिर हमें चुनाव लड़ना होगा, और चुनाव जल्दी कोई लड़ना नहीं चाहता है। ये बिल्कुल सही बात है। हिंदुस्तान में कोई बार नहीं चाहता है कि कुछ 2-3 वर्षों से पहले कुछ चुनाव हो, क्योंकि बहुत परिश्रम करना पड़ता है, भागदौड़ करना पड़ता है, पैसे भी इनके बहुत खर्चा होते हैं। तो ये करने के बाद तैयार नहीं रहता है कोई फिर से चुनाव लड़ने का। और एक बात मैंने और सुनी है कि मैं सोचता हूँ कि सही बात है, वो कलीगा ग्रुप जो है उन दोनों पार्टियों में, वो शायद बीजेपी की तरफ आ जाए, एब्सटेन करे वोटिंग के दिन, क्योंकि इस पे बीजेपी के पास वो कलीगा काफ़ी हैं, लिगायत भी हैं, दोनों कास्ट फैक्टर हैं। तो ये हुआ तब तो वो आ जाएंगे, लेकिन ये हो सकता है। लेकिन अब बाकी पैसे दे करके उनको लेना अपने तरफ हो सकता है, लेकिन ये बढ़ा करके भी लोग कहते हैं। चलिए सर, जो सत्या, 2 चीज़ें, एक तो जो आप बात वैसे पहले हो रही थी, उसके अलावा मैं एक और ऐड करना चाहूँगा सवाल कि फ्लोर ऑफ हाउस पर, क्योंकि अभी दलील ये भी दी जा रही है कोर्ट में कि शपथ नहीं हुई, वो व्हिप उन पर लागू नहीं होता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्होंने, क्योंकि वो विधायक दल के नेता नहीं चुने गए थे, इसलिए उन्होंने लेटर कैसे सौंप दिया। और तीसरा, इस पूरी सिचुएशन में
फ्लोर पर अगर कुछ विधायक अब्सटेन हो जाते हैं, कराए जाते हैं, कुछ रिजाइन कर देते हैं, उसके बाद बहुमत साबित करने की सिचुएशन, ये तमाम पोजीशन है, तमाम मैं कहूँ कि स्थितियां हैं जहां पर संवैधानिक तौर पर स्पीकर या फिर राजभवन के पास किस तरह के विकल्प हैं। देखिए, इसमें जो ग्राउंड रूल है वो यही है कि गवर्नर साहब ने जिसको भी शपथ दिलाई है उसको एक समय देते हैं, उसमें उनको बहुमत साबित करना है। बहुमत वो कैसे साबित करते हैं? एक तो हॉर्स ट्रेडिंग की बात आती है जिसमें कि कई तरह की खामियां हैं और वो हमारे सिस्टम में बहुत बड़ी दिक्कत है, न सिर्फ कर्नाटक को लेकर और जगह भी इस तरह की बातें होती रहती हैं और यह समस्या है। दूसरा जो इससे जुड़ी हुई चीज़ है वो है दल बदल की। एंटी डिफेक्शन लॉ पहले आया, उसमें 1/3 की बात थी। 1/3 अगर एमएलएज और या एमपीज जो लेजिस्लेचर पार्टी में है वो अगर अलग होते हैं तो उसको स्प्लिट माना जाता था। लेकिन अब जो 2000 मेरे ख्याल से 2002 में वाजपेयी के समय एक परिवर्तन आया था, 2002 या 3 में, अब ये है कि 2/3 लोग अलग होंगे तब जाके पार्टी में स्प्लिट होगा। तो ये एक अलग स्थिति है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो आप दल बदल हॉर्स ट्रेडिंग की बात, उससे इतर भी ऐसा हो सकता है कि किसी दल का कोई विधायक किसी वजह से नाराज हो अपनी पार्टी से, वो दूसरी तरफ वोट दे सकता है और एब्सटेन कर सकता है। या ऐसा हो सकता है कि कोई एक चीफ मिनिस्टर किसी दूसरे दल के किसी एक एमएलए को, एमपी को मना सकता, एमएलए को मना सकता है कि आप एब्सटेन कर जाएं या आप मेरे समर्थन में वोट करें, क्रॉस वोट करें। ये आप देखिए, कुछ चीज़ें हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ, आई एम कम्प्लीटली अगेंस्ट इट। एंटी डिफेक्शन लॉ ने पूरा जो पार्लियामेंट्री जो डेमोक्रेसी है उसको एक तरह से डिस्टोर्ट कर दिया है। एक तो जो एमएलएज हैं या एमपीज हैं उनकी जो अंतःकरण की आवाज़ है उसको ख़त्म कर दिया है। वो एक पार्टी का व्हिप है और सबको एकदम भेड़ चाल में जाना है, ये गलत है। मैं कह रहा हूँ कि एंटी डिफेक्शन लॉ के रहते हुए भी अगर कोई व्यक्ति, कोई एमएलए अपनी सदस्यता बलिदान करने के लिए तैयार है फॉर वट एवर रीजन्स अदर देन इलीगल, अगर कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहा है तो ये पॉलिटिकल प्रोसेस में इट शुड बी परमिसिबल। बट मैं ये कह रहा हूँ, जो सबसे अहम सवाल जो मेरी समझ में नहीं आया, हो सकता है विराग जी को समझ में आ जाए, आखिर वो कौन सा प्रावधान है जिसके तहत कोई पॉलिटिकल पार्टीज आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट जा सकती हैं। मुझे आश्चर्य इस बात का है कि 2 पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ मिलके सुप्रीम कोर्ट गई है आर्टिकल 32 में। मेरी जानकारी में आर्टिकल 32 में डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हैं जब आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो। पॉलिटिकल पार्टीज को कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, फंडामेंटल राइट्स इंडिविजुअल्स को हैं। आखिर ये किस तरह से हुआ है मेरी समझ में नहीं आता है। मैं एक बार पिटीशन पढ़ने के बाद मैं समझ पाऊंगा कि आखिर संविधान, अभी नए ढंग से संविधान की व्याख्या हो रही है। विराग साहब को कुछ पता हो तो बता सकते हैं। मेरी जानकारी के हिसाब से पार्टीज के प्रेसिडेंट गए हैं और पार्टीज के प्रेसिडेंट, चूंकि पार्टीज भी एक लीगल एंटिटी हैं, पर मेरी जानकारी के हिसाब से पार्टीज नहीं गई हैं आर्टिकल 32 में, पार्टीज के प्रेसिडेंट गए हैं और उन प्रेसिडेंट्स का उनका कहना है कि मेरे और हमारे विधायकों का फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहा है। बेसिकली उसमें सुप्रीम कोर्ट के पुराने जजमेंट की दुहाई दी जा रही है कि उसमें बराबर, जैसे झा साहब ने बोला, नैतिकता का मामला है। मैं निश्चित तौर पर सहमत हूं कि वहां पर कांग्रेस के खिलाफ जनादेश है। कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर को जेडीएस ने हराया, सिद्धरमैया साहब को जेडीएस के कैंडिडेट ने हराया, अब दोनों एक साथ आ गए हैं। तो मैं मानता हूं कि ये गठबंधन अनैतिक है। लेकिन जब आप कानूनी पहलू पर जाएंगे तो इसी तरीके से तो गोवा में भी बात आई थी, तो ये नैतिकता के पैमाने गोवा में क्यों नहीं लागू होने चाहिए? क्योंकि गोवा में भी जो बीजेपी के खिलाफ जनादेश था और बीजेपी ने फिर उसके बाद सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद किसी के साथ गठबंधन करके उन्होंने सरकार बनाने का मौका ले लिया। तो ये मामले सब इंटरप्रिटेशंस के हैं। लेकिन 2 सवाल खड़े हो रहे हैं, जैसे इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बारे में बोला। पहला सवाल तो ये खड़ा हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल एक्टिविज़म के बारे में भी मैं नहीं जाना चाहूँगा। जो रात में सुनवाई का जो दूसरा दौर चालू हुआ है, तो लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्टों में अब जो असली जो लोग भुक्तभोगी हैं, जिनके लिए आर्टिकल 32 बना है, तो क्या उनके लिए भी आकस्मिक तौर पर रात में दरवाजे खोले जाएंगे? इसके पैरामीटर्स क्या हैं? इसके बारे में क्या हम क्या इसके बारे में एसओपी डिसाइड कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट अब रात में दरवाजे क्यों खोलेगी, कैसे खोलेगी? तो मुझे लग रहा है कि आर्टिकल 32 व्यक्तियों के लिए बना हुआ था, इस तरह की चीज़ों के लिए नहीं बना हुआ था। सुप्रीम कोर्ट को अब हमने एक ऐसे हर चीज़ का थाना बना दिया जहाँ पर हर चीज़ के फैसले होने लगे हैं और वो अपनी जो मर्यादाएँ हैं संविधान के अनुसार उन मर्यादाओं से बाहर जाके काम करते हैं। उसके बाद वो अपने खुद के जो उत्तरदायित्व हैं उन उत्तरदायित्वों को भूल जाते हैं
और उन उत्तरदायित्वों को भूलने से जो एक संवैधानिक अराजकता पैदा हो रही है वो भी कहीं ना कहीं चिंतनीय है। लेकिन मेरा एक जो आखिरी सवाल की जिस फ्लोर की अगर मैं बात करूं, जिस तरीके से टाइम दिया गया, बहुमत साबित करने का मौका है, सबको पता है कि दोनों ही गठबंधन एक साथ खड़े होने के बाद संख्या आती है, यहाँ पर संख्या फिलहाल नहीं दिखती है और जो दावा पेश किया जा रहा है तकनीकी तौर पर फ्लोर के अंदर विकल्प, जैसे जो बात सत्या भी कह रहे थे, कुछ विधायक रिजाइन कर देते हैं, उस स्थिति में क्या कहता है संविधान? कुछ विधायक क्रॉस वोटिंग कर देते हैं, क्या वो शपथ नहीं लिए इसलिए वो व्हिप के उल्लंघन के आरोप में उन पर वो लागू नहीं होता नियम? कुछ विधायक अगर खुले तौर पर किसी धड़े के तौर पर सपोर्ट करके रिजाइन कर देते हैं, यानी कि समर्थन का वोट देने के बाद रिजाइन करते हैं, क्या है हमारा संविधान? क्या उसमें इस तरह की बातों को कोई गौर करने का या फिर इस पे चेक एंड बैलेंस की कोई बात है, या फिर ये भी एक ग्रे एरिया है जिसका फायदा उठाया जाता है? संविधान में मार्गदर्शक सिद्धांत दिए गए हैं और जहाँ जहाँ पे भी ग्रे एरिया है हमने कानूनी जुगाड़ पैदा कर लिए हैं और उन कानूनी जुगाड़ों से राजनीति हो रही है। ये देश का दुर्भाग्य है। लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जब आप बहुमत साबित करते हैं तो आपको पॉजिटिव बहुमत साबित करना है। आप ये नहीं बोल सकते हैं कि मैं बहुमत साबित करने के लिए 20 लोगों से मैंने बात कर ली है, वो अब्सटेन हो जाएंगे, क्योंकि उन 20 लोगों का समर्थन आपको कानूनी तौर पे मिल नहीं सकता है, क्योंकि राजनीतिक दल से जुड़े लोग हैं। और उन 20 लोगों को आप ये नहीं बोल सकते हैं कि ये 20 लोग मेरे कहने से अब्सटेन हो जाएंगे, क्योंकि उसके दो पहलू हैं। पहला पहलू तो ये है कि नकारात्मक बहुमत है, दूसरा पहलू ये है कि आप उस जनादेश का अवहेलना कर रहे हैं, क्योंकि जनता ने उन लोगों को चुन के भेजा है और जनता के उस वर्ग को आप बहुमत के उस जो पूरे प्रोसेस से है आप उसको अलग कर रहे हैं। तो उसमें नैतिक और कानूनी दोनों पहलू हैं। सत्य का आखिरी सवाल, कोर्ट, क्योंकि अब हियरिंग है और विकल्प में कहूं, कोर्ट का दायरा कहां तक है? क्या वो कर सकता है अगर मैक्सिमम जाना चाहेगा तो? देखिए, अदालतें कुछ भी कर सकती हैं हिंदुस्तान में। उन्होंने बहुत कुछ किया है ऐसा जो कि दुनिया में कहीं नहीं हुआ है और यहाँ भी हर बार अभूतपूर्व होता है। इन्होंने कहा कि राजनीतिक दल नहीं गए हैं, उनके नेता गए हैं, बट उनके नेता के किस फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है ये मैं समझना चाहूँगा। इस तरह से संविधान के प्रावधानों का मैं ऐसे केसेस जानता हूँ, लोग जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, उनको वापस किया जाता है कि आप हाई कोर्ट में जाइए। यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। देखिए, पॉलिटिकल प्रोसेस है और पॉलिटिक्स है। ये त्रेता और द्वापर में भी सत्ता के लिए जो लड़ाई हुई थी, अभी भी लड़ाई हो रही है और होती रहेगी। इसके लिए जो संविधान में जो भी तौर तरीके बताए गए हैं उसमें कहाँ पे इलीगलिटी है ये आप देखेंगे, इमोरलिटी आप नहीं देखेंगे। इमोरलिटी, कोर्ट्स आर गेटिंग इनटू इमोरलिटी। कोई पॉलिटिकल मोरालिटी के खिलाफ है तो अदालतें क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। आप तमाशा देख सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको उसके लिए नहीं बनाया गया है। अनलेस देयर इज वायलेशन ऑफ सम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन यू कैन नॉट डू एनीथिंग। और जो मेरा मानना है कि जो प्रावधान गवर्नर साहब को स्पेसिफिकली दिया गया है डिस्क्रिशन, कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट्स उठा के पढ़ लें, उसमें दिया गया। अंबेडकर साहब ने उसको डिफेंड किया है। लोगों ने कहा कि भाई इतना डिस्क्रिशन नहीं देना चाहिए, उन्होंने डिफेंड किया कि नहीं होना चाहिए उनको। अभी उसकी बिल्कुल उलट व्याख्या हो रही है। वो डिस्क्रिशन इसलिए दिया गया है कि इस तरह की स्थितियां बन सकती हैं जिसमें सरकार बनने की स्थिति नहीं हो। वैसी स्थिति में वो अपने विवेकाधिकार का इस्तेमाल करें। इस केस में आई एम नॉट गेटिंग इनटू पास्ट केसेस, या गोवा में क्या हुआ, मणिपुर में क्या हुआ, मेघालय में, उसको छोड़ दें। इस केस को अगर आइसोलेशन में देखें तो जो वहाँ सत्ताधारी दल था वो हार गया, और जो उसके बाद सबसे ज़्यादा जिसको विधायक मिले हैं वो इस दल के हैं। तो अगर गवर्नर ने इसको इनवाइट किया है इस पार्टी को, इसमें कहीं भी कोई इलीगलिटी इन्वॉल्व नहीं है। और प्री जज आप नहीं कर सकते हैं कि इतने की लिस्ट दो, ये कोई रिक्वायरमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है कम से कम। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस बहुत ही अहम और कानूनी पहलुओं को समझाने के लिए इस मसले पर कि असल में संविधान क्या कहता है, कि इसके अधिकार क्या हैं और कोर्ट की चौखट पर उसका जो दायरा है ऐसे मसलों पर वो कहां तक जाता है। और हमारे इस कार्यक्रम को अगर आप YouTube पर देखना चाहते हैं तो youtube.com/rajyasabha.tv/देश देशांतर पर देख सकते हैं। साथ ही अगर आपकी कोई कार्यक्रम के बारे में राय या सुझाव है तो आप मेल कर सकते हैं dd.rajyasabha.tv@gmail.com। आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।